मित्रों, एस्ट्रो सोच के इस विशेष अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मालूम ही है कि देश की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होती है तो हम सबको, देश में रहने वालों को उसका फ़ायदा मिलता है और हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। इस ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमने 3 कुंडलियों का आधार लिया है। पहली, स्वतंत्र भारत की कुंडली जो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे की है। दूसरी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 24 मार्च को नव विक्रम संवत 2077 प्रारंभ हुआ है। इस विश्लेषण के लिए हम वो कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है हमारे देश के प्रभावी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुंडली के आधार पर भी हम ये विश्लेषण करेंगे कि उनके दिशा निर्देशन में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे और सुदृढ़ हो सकती है। आइए सबसे पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या दशा है आज की डेट में। अगर हम वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा का विश्लेषण करें तो आंकड़ों के हिसाब से कुल भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में 2800 बिलियन यूएस डॉलर की थी और अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर लगभग 4.1% थी। 2019 में भारत विश्व के 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के अनुसार था। सबसे प्रथम स्थान पे अमेरिका था, जिसकी की अर्थव्यवस्था लगभग 21,200 बिलियन डॉलर थी। नंबर 2 पे यूरोपियन यूनियन आता है और नंबर 3 पे चाइना आता है, जिसकी अर्थव्यवस्था 2019 में 14,200 बिलियन यूएस डॉलर थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक इत्यादि की अनुमान के हिसाब से भारतवर्ष में विगत 48 दिनों के लॉकडाउन के अंतर्गत 232 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से लगाएं तो लगभग 755 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन या तालाबंदी के दौरान हुआ है। टोटल नुकसान जहां 232 बिलियन डॉलर, जो करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है। ये स्थिति बंधुओं बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही सामयिक कदम उठाया गया है। लॉकडाउन या तालाबंदी को विभिन्न शर्तों के अनुसार खोलने का। आज ही मैंने सुना है कि ट्रेन्स भी चालू हो गई हैं। काफ़ी फैक्ट्रियां भी 3 मई के बाद से प्रारंभ हो गई हैं और उसमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। आर्थिक स्थिति की गणना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्योतिषीय के अनुसार जुपिटर, बृहस्पति ग्रह अर्थव्यवस्था का कारक है, प्रथम कारक है और इस वजह से जुपिटर के साथ हमें सैटर्न की भी या शनि की भी विश्लेषण करना पड़ेगा। शनि बेसिकली अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर का द्योतक है
और जब स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती है, और अगर स्ट्रक्चर ही कमज़ोर हो जाता है तो उसमें इतना बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं रहती है। मित्रों, वर्तमान स्थिति ये है कि जुपिटर वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई से बकरी हो रहे हैं, और ये 13 सितंबर 2020 तक बकरी रहेंगे। वर्तमान विक्रम संवत 2077 की कुंडली के अनुसार जुपिटर इस समय छठे भाव में केतु के साथ विराजमान है, जो बीमारी और आर्थिक इमरजेंसी को दर्शाते हैं, जैसे कि वर्तमान में दशा चल रही है। आर्थिक ढांचे की बात करें तो शनि जो 11 मई से वक्री हो गए हैं और 29 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। यदि स्वतंत्र भारत की कुंडली को देखें तो शनि मकर राशि में नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी तृतीय दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, और स्वराशि भी हैं। लेकिन 11वें भाव में स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल भी बैठे हुए हैं। अतः वक्री होने के बाद में थोड़ा अर्थव्यवस्था की विकास की दर अभी कम ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम विक्रम संवत की कुंडली को ध्यान में रखें, जहाँ शनि सप्तम भाव में मकर राशि में विराजमान है, हम सब लोग जानते हैं सप्तम भाव मारक भाव होता है, और वो भी नववर्ष की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल के साथ विराजमान है। नव विक्रम संवत की कुंडली में शनि 8वें भाव की स्वामी भी हैं, और इनकी 10वीं दृष्टि चौथे भाव में भी पड़ रही है, जिसके कारण शायद पूरी तरीके से ये तालाबंदी अभी तक नहीं खुल पाई है। इस विक्रम संवत की ढांचा और इसके विकास की अगर विश्लेषण करें तो बृहस्पति ग्रह विक्रम संवत की कुंडली में 6वें भाव में होने के कारण आर्थिक विकास की गति रुकी हुई है। अब जरा नव विक्रम संवत 2077 के राजा और मंत्री का विश्लेषण कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं 24 मार्च से नव विक्रम संवत 2077 प्रारंभ हुआ है, और इसके राजा बुध हैं तथा मंत्री चंद्रमा हैं। ये भी हम सब लोग जानते हैं कि बुध और चंद्रमा में कोई मित्र भाव नहीं है। इसके अलावा बुध वर्तमान समय में काफ़ी दिनों से अस्त भी चल रहे हैं, और बुध 13 मई से बकरी भी हो रहे हैं, जो कि वृष राशि में बकरी होंगे, और इत्तेफाक से स्वतंत्र भारत की कुंडली की लग्न भी वृष राशि है। इस हिसाब से भी अभी आर्थिक व्यवस्था में विकास धीमे धीमे ही आएगा, और जो क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति में काफ़ी समय लगने की पूरी संभावना है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि नव विक्रम संवत की कुंडली में मरकरी पर शनि की अच्छी दृष्टि नहीं है। जैसे कि शनि सप्तम और अष्टम भाव में रह के उनकी सीधी दृष्टि मरकरी के ऊपर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजा, इस वर्ष का राजा मरकरी इस वर्ष की घटनाओं को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जबकि चंद्रमा की स्थिति देखें तो मंत्रीगण पूरे मनयोग से स्थिति कंट्रोल करने में सहयोग कर रहे हैं, और अभी 7 मई को ही फुल मून था,
लेकिन इस फुल मून के बाद में जब चंद्रमा अपने चक्र में कृष्ण पक्ष में आ गया है और धीमे धीमे वो उसकी कलाओं में परिवर्तन होगा, इससे मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रीगणों में भी या ब्यूरोक्रेसी में भी हतोत्साहत आएगा। वो भी हतोत्साहित हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, जिनको हम कह सकते हैं देश के राजा भी हैं, उनकी कुंडली में लग्न वृश्चिक राशि की है और लग्न में ही चंद्रमा और मंगल जो वृष राशि के स्वामी भी हैं बैठे हुए हैं। ये सर्वप्रिय है, सर्वविदित भी है कि मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो पूरे मनोयोग से, पूरे हिम्मत के साथ इस समय और काल में घटित होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके इस आत्मविश्वास की वजह से ही शायद हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा। मित्रों, इस वर्तमान स्थिति का आकलन करने के उपरांत अब देखना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आगे देखें तो मोदी जी की कुंडली में जुपिटर दूसरे भाव का और पांचवें भाग का स्वामी होकर बैठा हुआ है, जिसके कारण उनके द्वारा विभिन्न सामाजिक फाइनेंशियल स्कीम्स की घोषणा की गई है, लागू की गई हैं। लेकिन विक्रम संवत की कुंडली के हिसाब से ये घोषणाओं, इन वित्तीय स्कीम्स का पूरा लाभ जनता को अभी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है राहु का। राहु इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में, जहां वो काफ़ी बली हैं, गोचर कर रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हर्ष भी होगा कि इस लॉकडाउन या तालाबंदी के दौरान पहली बार भारत में देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का यूज़ शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा है। आशा है कि आगे आने वाले समय में राहु के प्रभाव से भारतवासी और ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करेंगे और डिजिटल इंडिया का विकास होगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, हमारे रहने सहने और काम करने के तौर तरीकों में परिवर्तन आएगा। इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त जून में 3 विशेष घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिनका प्रभाव वर्तमान स्थिति, संक्रमण की स्थिति और आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। ये घटनाएं हैं 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण, 21 जून 2020 को पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा फिर 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण। मित्रों, हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब 1 महीने के अंतराल में 3 ग्रहण पड़ते हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते। वैसे मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ कि 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा था और 9 जनवरी 2020 में चंद्र ग्रहण तथा 12 जनवरी 2020 में सैटर्न और प्लूटो का कंजंक्शन हुआ था। उसी काल में, उसी समय से ये कोरोना संक्रमण की बीमारी पूरे विश्व में और भारत में भी
फैलनी प्रारंभ हुई थी। अब अगर इन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का थोड़ा सा अवलोकन कर लें तो हम देखते हैं कि इनमें से 2 ग्रहण जेमिनी राशि में होने वाले हैं। और जैसे कि देखा जाए सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण ये जेमिनी राशि में होने वाले हैं। और अगर स्वतंत्र भारत की कुंडली को देखें तो जेमिनी राशि स्वतंत्र भारत की कुंडली में द्वितीय भाव में है। इससे ये प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था जून में तो बिल्कुल नहीं संभलने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 जुलाई के बाद से अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आनी चालू होगी। आगे का समय अगर देखें तो एक और ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है प्लूटो। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो का प्रभाव नहीं मानते हैं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। और ये संक्रमण भी प्लूटो और सैटर्न के कंजंक्ट से प्रारंभ हुआ था। प्लूटो इस समय बकरी चल रहा है। प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, प्लूटो न्यू बिगनिंग को बताता है। तो मैं समझता हूँ कि सैटर्न कंजंक्ट प्लूटो, और या आप समझ लीजिए कि जुपिटर कंजंक्ट प्लूटो जब होगा तब हमारे आर्थिक व्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 19 सितंबर तक राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस संक्रमण की स्थिति, इस आर्थिक विकास के दर सितंबर 2020 के बाद ही बढ़ने की उम्मीद है। तब तक चाहे हम ले ले जुपिटर बकरी रहेगा 13 सितंबर तक, और इसके अलावा सैटर्न भी बकरी रहेगा 29 सितंबर तक। तो सितंबर 2020 तक का पीरियड ऐसा है जिसमें हमको अपने आर्थिक व्यवस्था के ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आर्थिक व्यवस्था की गाड़ी पटरी पे आएगी और उसके बाद ही, सितंबर के बाद ही आर्थिक विकास की दर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर एक और घटना दिसंबर में होने वाली है, जबकि फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इससे पहले ये सूर्य ग्रहण भी बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला। इससे पहले मुझे ऐसा लगता है, चाहे स्वतंत्र भारत की कुंडली का विश्लेषण करें, चाहे नव विक्रम संवत की कुंडली का विश्लेषण करें, माह जुलाई के लास्ट और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भारतवर्ष में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसमें एक छोटी मोटी वार पाकिस्तान के साथ हो सकती है और जिसमें भारत विजयी भी होगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में विश्व में ऐसा माहौल बनेगा जिसमें तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बनने की उम्मीद है, और इसमें अग्रणीय हाथ अमेरिका का रहेगा। और अमेरिका और चीन विवाद के बादल इतने ज़्यादा आएंगे कि विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। विश्व युद्ध होगा नहीं, लेकिन संभावना पूरी बनी रहेगी। इन सब के साथ मैं ये कह सकता हूँ और कंक्लूड कर सकता हूँ कि भारत की आर्थिक विकास दर जुलाई से पटरी पे आएगी, सितंबर तक उसके स्ट्रक्चर बनेगा, सुदृढ़ होगा, उसके बाद से विकास दर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन विगत 6-7 महीनों में जो आर्थिक हानि हो चुकी है उसका भरपाई इस समय नहीं हो पाएगी।
और वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं हो पाएगी। भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी नहीं हो पाएगी। भारत की विकास दर जहां 2019 में 4.1% थी, ऐसी उम्मीद है कि या तो ये स्टेगनेट रहेगी या ये नेगेटिव रहेगी। लेकिन 2021-22 के बाद करीब 2.8% की विकास दर होने की संभावना है। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर भारतवर्ष की आर्थिक विकास दर स्टेगनेट या नेगेटिव रहेगी तो ये भी आप जान लीजिए कि अमेरिका की विकास दर लगभग -6% रहने की उम्मीद है और यूके की विकास दर -4.5% रहने की दर है। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइना की विकास दर भारत की विकास दर से ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1.8 और 2% रहेगी। चाइना में उनकी फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, हम लोग अब चालू करने वाले हैं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा लास्ट में कि इस वर्ष नव विक्रम संवत की कुंडली के हिसाब से खरीफ की फसल बहुत अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, किसानों को फ़ायदा होना चाहिए अगर उनकी फसल, उनका उत्पादन सरकार द्वारा उनके घरों से ही प्रोक्योर किया जाए और जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी के साथ मैं ये चर्चा ख़त्म करना चाहता हूँ। नमस्कार।